फाउंडेशन डे था, जैसा आपने कल देखा, तो मैंने सोचा कि यहाँ उस वक्त भी आप लोग बात करना चाहते थे, उस वक्त मौका नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा आज आपसे बात की जाए। जैसा कि हम देख रहे हैं 5 अगस्त 2019 को हुए 6 साल हो गए, और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूँगी, तबाही की गई थी, 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल हो गई, फ्लॉप हो गई। यहाँ तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं, और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई, मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है कि आज सब जमातें एक आवाज में कह रही हैं आपने सीज फायर क्यों किया, यानी कि जंग को चालू रखना चाहिए था। ये देखिए मेंटालिटी क्या बन रही है हमारे मुल्क की, कि वो कहते हैं जंग खत्म क्यों की। और ये पॉलिसी है बीजेपी की उस एग्रेशन का, जो उन्होंने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे मुल्क के लोगों में एक एग्रेशन लाया है। अब जितनी भी अपोजिशन में पार्टियां हैं वो मजबूर हैं, अगर वो ऐसा नहीं कहेंगे तो उनको बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान पे बम मारो, बोलेंगे एंटी नेशनल है। अगर कोई ये नहीं बोलेगा कश्मीर पे, जम्मू कश्मीर पे सख्ती करो, बोलते हैं ये जी एंटी नेशनल है। तो इसलिए सारा माहौल जो है इस वक्त बर्बाद कर दिया है। इंटरनली आप देखते हैं जम्मू कश्मीर के हालात को, पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हो गया जिसमें इतने हमारे मासूम शहरी मारे गए। पिछले 6 साल से यूएपीए हो, पीएसए हो, रोज छापे, रोज लोगों को बंद करना, जेलों में हमारे हजारों के तादाद में लोग बंद हैं, मगर उसके बावजूद भी जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बदतर हो गए हैं। सिर्फ यह है कि लोग खामोश है। पहले लोग खामोश नहीं होते थे, सड़कों पे आते थे, बात करते थे, मगर आज लोग बाहर से तो खामोश है पर अंदर से लावा पक रहा है। और यही वजह है कि आप देखिए हमारा मुल्क मतलब पाकिस्तान के साथ इस वक्त मुकाबले में आ रहा है। पाकिस्तान क्या है, इतना सा मुल्क तो है वो, उनकी फौज देखिए, उनकी जमीन देखिए, उनकी पॉपुलेशन देखिए, उनकी इकोनॉमी देखिए, हमारा 10वां हिस्सा भी नहीं है। मगर आज आप उनके साथ पूरी दुनिया आपको उनके मुकाबले में ला रही है। क्यों? क्योंकि आप वाजपेयी जी की पॉलिसी को छोड़ के कोई गोडसे की पॉलिसी अपना रहे हैं। अब देखिए हम जाते हैं वो बेगानी शादी में, अब्दुल्ला दीवाना क्वाड में जाते हैं, हम अपना जो हमारा ये सारा रीजन है इसको हमने छोड़ दिया, हमने सार्क को छोड़ दिया, जहां हमारा मुल्क हिंदुस्तान लीडरशिप का रोल कर सकता था और उससे फायदा होता। उससे बजाय कि आप पूरे दुनिया में अपने डेलीगेट्स भेजते हो अपनी कहानी सुनाने के लिए कि हमने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, मगर सार्क के जो मुल्क हैं, जो हमारे हमसाए हैं, जिनकी वजह से हमारी मुश्किलात हैं, उनसे हम बात भी नहीं कर पाते हैं। और अब सार्क को भी चाइना हाईजैक कर रहा है। आप देख रहे हैं सार्क इज बीइंग हाईजैक बाय चाइना, तो हम कहाँ हैं? तो इसलिए मेरा ये कहना है अभी भी वक्त है कि उनको जो मुफ्ती साहब का विजन था, जो हमने कांग्रेस के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था, उसके बाद बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था, वो बीजेपी और पीडीपी का एजेंडा ऑफ अलायंस नहीं था, वो जम्मू कश्मीर के लोगों का और मुल्क के लोगों का एजेंडा ऑफ अलायंस था कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे हम और रास्ते खोल सकते हैं। आपने लद्दाख को अलग कर दिया, मुफ्ती साहब करगिल अस्करदू का रास्ता खोलने की बात कर रहे थे, सियालकोट की बात कर रहे थे, सुचीतगढ़ सियालकोट की बात कर रहे थे, ताकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर जो पिंजरे में बंद किया गया है उसको खोल दिया जाए। आपने तो खोल दिया, किसके लिए खोला? किसके लिए खोला?
आज जितने भी क्राइम हैं जम्मू में पिछले 6 साल से आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि जितने भी क्रिमिनल्स हैं वो आ रहे हैं। आपकी रोजी रोटी पे यहाँ डाका डाला जा रहा है, ठेकेदार बाहर से जम्मू के लोगों को मुंशी का काम करना पड़ता है, माइंस उनके हाथ में, ठेकेदारी उनके हाथ में, नौकरियां उनके हाथ में। अगर आप देखिए कि कोई जो गरीब बच्चा पढ़ लिख के उसको नहीं मिलती है नौकरी, बाहर से कोई आ गया उसको भी मिलती है, उसी को मिल रही है। तो अगर देखा जाए हर हिसाब से जम्मू कश्मीर और पीछे हो गया। तो मेरी मोतबाना गुजारिश है इस वक्त कि बीजेपी जो एनडीए सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस को खोले, वो देखे कि जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत से बाहर निकालने का क्या रास्ता है, पाकिस्तान को सीधे रास्ते पे लाने का क्या रास्ता है। मुझे याद है जब वाजपेयी जी लाहौर गए थे तो वहां मुशर्रफ ने उनसे कहा था यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के लोग खुशी से खुश रहेंगे, हिंदुस्तान के लोग खुश रहेंगे, पाकिस्तान के लोग भी आमादा हो जाएंगे, आप वो कर लीजिए। तो आज भी मुझे लगता है उसी पॉलिसी की जरूरत है, रास्ते खोलने की जरूरत है। हमारे यहाँ बिजली का वादा किया गया था, बिजली मुफ्त देके, मैंने देखा जम्मू में गर्मी में क्या हाल हो रहा है, बिजली की फीस कितनी ज्यादा हो रही है, बेरोजगारी कितनी है, ड्रग एडिक्शन कितनी है। अब तो पहले कश्मीर में तो मारते ही थे, पर यहाँ भी आप ड्रग के नाम पे लोगों को मारा जाता है। भी हमारा एक हिंदू बच्चा, उसको बड़ा गरीब है, मुझे नहीं मालूम था उसका ड्रग के साथ कोई लेना देना था, मगर गोली मारना तो कोई जवाब नहीं रखता है। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि पीडीपी ने कांग्रेस के साथ जब सरकार बनाई तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जिसपे अमल हुआ। उसके बाद जब बीजेपी के साथ बनाई तो जो भी हमने उसमें रखा है, अब मैं तो एजेंडा ऑफ अलायंस के सब बातें नहीं बता सकती, ये तो बड़ा लंबा है कि एस्पा को कैसे रिव्यू करना चाहिए और रास्ते कैसे खोलना चाहिए, पावर प्रोजेक्ट कैसे ट्रांसफर होना चाहिए, हीलिंग टच कैसे होना चाहिए। ये खाली पीडीपी की बात नहीं, ये सारी पॉइंट्स बाय पॉइंट जो यूपीए सरकार में 7 वर्किंग ग्रुप बने थे रसगोत्रा की, उसमें बहुत सारे मुझे नाम भी याद नहीं, जिसमें सारी पार्टीज थी, उन्होंने एंडोर्स किया है मुफ्ती साहब के विजन को। मैं कहती हूँ बीजेपी वालों को, एनडीए वालों को, इससे पहले कि आप कोई और बर्बादी करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि आज उनको ये एहसास हो गया है कि कश्मीर में 6 साल सख्ती करने के बावजूद, लोगों को जेलों में डालने के बावजूद कश्मीर न सिर्फ जू का तूक है बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे। हम तो चाहते थे पहलगाम की दहशतगर्दी इंटरनेशनलाइज हो जाए, मगर उसकी बात किसी ने नहीं की। कश्मीर की बात हुई, सीज फायर की बात हुई, पाकिस्तान की बात हो रही है कि पाकिस्तान ने क्या किया जंग में, कितने जहाज गिराए, क्या, ये इंटरनेशनली बात चल रही है, मगर हमारी जो बात है वो जो असली बात है वो नहीं हो। तो इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि जो दिल्ली की सरकार है वो एजेंडा ऑफ अलायंस निकालेगी। अगर उनको ये डर है कि एजेंडा ऑफ अलायंस जो है कोई पीडीपी का, ये हमारा अकेला डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के वक्त में जो 7 वर्किंग ग्रुप बने थे, हर मामले पे, रोड्स पे, गवर्नेंस पे, ह्यूमन राइट्स पे, रास्ते खोलने पे, ये सब उसकी कॉपी है। उनको उसी पे अमल करना चाहिए, बजाय इसके वो खुदा ना खासा कोई और कांड करे जैसे 5 अगस्त 2019। क्योंकि देखिए टूरिज्म हमारे पास था, वो भी मिलिटराइज हो गया है। अगर आप देखेंगे कश्मीर में जो भी जगह है टूरिस्ट की, इतनी आप देखेंगे वहां अमरनाथ यात्रा, जिसका हम बचपन में इंतजार करते थे और जाके फिर साधुओं के साथ अलग अलग बात करते थे, कभी हाथ दिखाते थे, अच्छा लगता था हमें। आज अमरनाथ यात्रा भी मिलिटराइज हो गई है, वहां से मक्खी नहीं जा सकती है। तो आप कर क्या रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ? अब कितना वोट लेंगे आप जम्मू कश्मीर को तबाह बर्बाद करके? अब तो उससे भी काम नहीं चलता। अगर काम चल रहा होता तो आपको वोट की, जैसे राहुल जी कह रहे हैं कि ये वोटों की चोरी करते हैं, गलत नाम डालते हैं, फिर तो आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ती। यानी वो भी अब लोग थक चुके हैं, पक चुके हैं जम्मू कश्मीर और जंगी माहौल से। और मुझे लगता है कि हमारा मुल्क इतना बड़ा मुल्क है, इतना इकोनॉमिकली हम, इतनी हमारी आबादी है, जवानों की आबादी है, पर बेरोजगारी सबसे ज्यादा, जीडीपी हमारी चीन से बहुत पीछे, हमारी ग्रोथ बहुत पीछे। तो हम जंग में क्यों फंसे हुए हैं?
اور جنگ کس وجہ سے پھنسے ہوئے ہیں؟ جموں کشمیر کی وجہ سے. میں امید کرتی ہوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں، میں نے بار بار کہا، اندرا جی کی طرح، واجپئی جی کی طرح ان کی ایک اتھارٹی ہے، لوگ ان کو کوشچن نہیں کریں گے. اگر وہ کوئی بورڈ انسانیت کے دائرے میں، یہ نہیں کہ توڑ پھوڑ کرو، جموں کشمیر کے حصے کر دو، لداخ کو الگ کر دو، اب اس کو الگ کرو، اب تیسرے کو الگ کرو، اس کے بجائے اگر انسانیت کے نام پہ جو ایجنڈا آف الائنس ہمارا رہا ہے اس کو کھول کے دیکھیں گے تو مجھے لگتا ہے جموں کشمیر کا باعزت حل ملے گا. جموں کشمیر کہیں جائے گا نہیں، پر عزت سے اس ملک کے ساتھ جینا شروع کر سکتا ہے. تھینک یو سو مچ. اف یو ہیو اینی کوشچن. سوال ہے، انڈس واٹر ٹریٹی پہ آپ کی پارٹی کا ٹرسٹ ہے، کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی ایک ایسا ایشو ہے جس پہ بھارت اور پاکستان کے بیچ آگے بھی کانفلکٹ ہو سکتا ہے. آپ کی پارٹی کا پہلے یہ اسٹینڈ تھا کہ اس کو اسکریپ کیا جانا چاہیے. نہیں، ہم نے کبھی نہیں کہا، ہم نے کبھی نہیں، ہم نے کہا ریویو ہونا چاہیے. جو اس سے ہمارا نقصان ہوتا ہے، جو ہم پاور بنا کے اس کو بیچ سکتے ہیں، کیونکہ ہم جتنا پاور بناتے ہیں اس کا زیادہ حصہ پورے کنٹری کو ملتا ہے. ہم پاکستان کو بجلی نہیں دیتے، اپنے ملک کو دیتے ہیں. اس کو ہمیں کمپنسیٹ ہونا چاہیے. جتنا ہم بجلی ابھی تک پیدا کر رہے ہیں اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، اس کا فائدہ پورے ملک کو ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہمارے ریاست کو کمپنسیٹ ہونا چاہیے. ہمارے ریاست میں جو غریب لوگ ہیں ان کو فری بجلی ملنی چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمیں فائنانشلی اس کا کمپنسیشن ملنا چاہیے. راہل گاندھی جی نے کہا ہے کہ ووٹوں کی چوری ہو رہی ہے، اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، وہ تو کہہ رہے ہیں ہم ثبوت کے ساتھ. اور یہ جو SIR ہو رہا ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں روز اس میں آتا ہے کہ اتنے سارے ووٹ جو ہیں، کوئی مر گیا ہے، کوئی باہر گیا ہے، لاکھوں کی تعداد میں. اور وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ مہاراشٹر میں پارلیمنٹ الیکشن اور اسمبلی الیکشن کے بیچ میں 1 کروڑ ووٹ ایڈ ہو گیا. یہ کیسے ہو گیا؟ کہیں نہ کہیں تو الیکشن کمیشن اور BJP کی جو سرکار ہے، کہیں نہ کہیں تو ان کا آپس میں تانا بانا مل رہا ہے، جو ویری انفارچونیٹ ہے. کیونکہ ڈیموکریسی آپ کی ایک بڑا انسٹیٹیوشن ہے. ہندوستان کی صورت، ہندوستان کی خوبصورتی اس کی ڈیموکریسی میں ہے. جب آپ اس میں بھی چوری کریں گے تو پھر آپ کے پاس کیا بچے گا؟ پاکستان کے ساتھ کیا بات چیت ہونی چاہیے؟ کیونکہ پاکستان نے پہلگام آتنکی حملہ کروایا، جوان شہید ہو رہے ہیں، سویلین کلنگ ہو رہی ہے، اور ایسے ماحول میں لگتا ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے پاکستان کے ساتھ. مجھے بتائیے، چائنا نے ہمارے کتنے نوجوانوں کو شہید کر دیا؟ کیسے شہید کیا؟ آپ وہ ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ اور اس کے بعد بھی آپ کا ایکسٹرنل افیئر منسٹر کہتا ہے چائنا بہت بڑی اکانومی ہے، ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، بات چیت کرنی پڑے گی. وہ جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے شہید ہوئے، پاکستان کے تو نہیں ہوئے نا. نقصان تو ہمارا ہو رہا ہے نا. آج آپ نے نیو نارم بنایا کہ کہیں حملہ ہو گیا جنگ ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے کوئی بھی ملک جو نان اسٹیٹ ایکٹرز کو سپاری دے کے کہیں بھی کر سکتا ہے تاکہ انڈیا پاکستان میں جھگڑا ہو، جنگ ہو اور ہتھیار ان کے بکے. امریکہ کہتا ہے ہمارے سے F-35 لے لو، روس کہتا ہے کچھ اور لے لو، جرمنی کہتا ہے کچھ اور لے لو. پاکستان کو تو مفت میں چائنا ہتھیار دے رہا ہے. اور ہمارے لوگوں کی غربت، ہماری بے روزگاری کیسے دور ہوگی جب ہم پاکستان کے ساتھ ہمیشہ انگیج رہیں گے جنگ میں؟ ہمارا سارا زور تو طاقت تو اسی میں جا رہی ہے. تو اس لیے دنیا کے کسی بھی کونے میں ریکنسیلیشن ڈائلاگ، مگر پاکستان سے ڈائلاگ سے پہلے جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ڈائلاگ کرو، ان کے زخموں پہ مرہم کرو. One question at a time. Ladies. میم، آپ سورگیہ پرویز احمد کے گھر گئے تھے، PDP کی طرف سے کیا آشواسن ان کو دیا گیا ہے؟ دیکھیے، یہ ایک پرویز احمد کی بات نہیں ہے. میں نے وہاں کہا کہ پچھلے اس سال کے شروع سے لے کے آج تک آدھا درجن سے زیادہ ٹرائبل نوجوانوں کی موت ہوئی ہے مسٹیریس سرکمسٹانسز میں. مکھن دین آپ نے دیکھا قرآن شریف لے کے سر میں وہ کہہ رہا تھا میں ملٹنٹوں کے ساتھ نہیں ہوں، اس کے بعد اس نے زہر کھا لیا. مرتا ہوا آدمی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کلگام میں 3 جوان غائب ہو گئے، بعد میں بولا یہ دریا میں ڈوب گئے. آپ کا یہ بنڈی پورہ میں اوور گراؤنڈ ورکر اس کو گھر سے بلا کے لے گیا کہ تمہاری پوچھ تاچھ کرنی ہے، پھر کہا وہ انکاؤنٹر میں مارا گیا. اور اس کے بعد ٹنگ مرگ نور آباد میں ایک لڑکے کو اٹھا کے لے گئے، پھر بولا یہ تو دریا میں خود چھلانگ لگائی. اور اب پرویز. تو یہ مجھے ایک پیٹرن نظر آتا ہے. جو گجر کمیونٹی، ایک تو ان کو بیچاروں کا جینا حرام کر دیا ہے، ان کے مال مویشی ان کو لینے نہیں. ایک تو پولیس ہے، دوسرے کچھ وہ پتہ نہیں کیا رکشک ہیں. وہ راکشس ہے، رکشک نہیں ہے، وہ کوئی راکشس ہے جو ان کو تنگ کرتے ہیں، جنگلوں سے ان کو کھدیڑتے ہیں، جنگلوں میں ان کو رہنے نہیں دیتے ہیں.
मगर जो परवेज का है 22 साल का लड़का, उसकी मैंने बीवी देखी, अभी छोटी सी बच्ची है, वो कहाँ जाएंगे ये लोग। नतीजा ये होगा कि अब उनको दबाया जाएगा, दोस्त की जाएगी, वो लोग खामोश हो जाएंगे। मगर इंसाफ होना चाहिए, उसमें प्रोब होना चाहिए। और जो भी पुलिस वाले, खुद पुलिस वालों ने कहा ये शहीद हो गया, मैंने नहीं कहा, उन्होंने कहा। तो मुझे लगता है इसमें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए और उनको कंपनसेट किया जाए। US has imposed 25% tariff on India, and time and again US President has been repeating that he was the one who mediated ceasefire, though the government has denied. हम दोनों चीजों को किस तरह से देखते हैं? I say that, you know, India's, I would say domestically and foreign policy जो है, both have failed. Diplomatically we have failed. हमने पाकिस्तान को कहाँ किनारे लगाया? आज पाकिस्तान के ऊपर 19% टैरिफ और हमारे ऊपर 25% टैरिफ। कहाँ हैं हम इस वक्त? कोई दुनिया में पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा है। बार बार जो इंडिया, ये अमेरिका का प्राइम प्रेसिडेंट इंडिया की बात करता है और धमकी दे रहा है। क्यों धमकी दे रहा है? क्योंकि हमारा मुल्क नॉन अलाइनमेंट में भरोसा करता था जवाहरलाल नेहरू के। आप तो पूरा लेट गए अमेरिका के सामने, पूरा लेट गए अब ट्रंप के सामने, और अब ट्रंप बूट पहन के आपके ऊपर चढ़ा हुआ है और हमारी तबाही और बर्बादी कर रहे हैं। क्या बता, वो हो गया। हॉकी की टीम जो है वो इंडिया में खेलने के लिए आई है, क्रिकेट का मैच। क्या बोल रहे हैं आप? हॉकी की टीम, पाकिस्तान की हॉकी की टीम जो है इंडिया में खेलने के लिए आई। एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर जो अभी स्थगित हुआ, बंद नहीं हुआ, दूसरी तरफ हॉकी की टीम जहाँ खेलकूद होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं शांति से रहो, अगर आप चाहते हैं कि हम अपना पैसा सारा जंग में खर्च न करें, बेरोजगारी दूर करें, गरीबी दूर करें, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको सिचुएशन को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा और खेल कूद उसमें सबसे अच्छी चीज है। कश्मीरी पंडितों की बात करें, मैं मालवे गांव का जो कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसमें जो 7 एक्यूज थे उन्हें क्लीन चिट मिली है, मगर वहीं पर साध्वी प्रज्ञा ने जो रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिया है, उन्होंने कहा कि कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है और भगवा आतंकवाद का। मुझे बताइए, गोडसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा और सबसे पहला दहशतगर्द था या नहीं था? फिर आज टेल मी, जिसने बापू को मारा, गांधी जी को मारा, वो दहशतगर्द था या नहीं था? था या नहीं था? था। और उसकी साध्वी प्रज्ञा आरती उतारती है, गांधी जी के फोटो पे गोली मारती, तो उसके सवाल का मैं क्या जवाब? जो है 9 तारीख से भूख हड़ताल पे बैठ रही है स्टेट हुड के इशू पे। आपका स्टेट हुड बड़ा मुद्दा नहीं है, आप धारा 370 पे बात करते हैं, लेकिन जब आप प्राइम मिनिस्टर की तारीफ करती है तो नेशनल कांफ्रेंस आपसे सवाल पूछते हैं, क्या आप 2014 के रिटर्न में जा रहे हैं, आप वापस जा रहे हैं, आप फिर बीजेपी के साथ? मैंने कहा इंदिरा जी की मैंने तारीफ की, मैंने वाजपेयी जी की तारीफ, मैंने कहा उनके पास अथॉरिटी थी और मोदी जी के पास भी वो मैंडेट है, अथॉरिटी है। अगर वो जम्मू कश्मीर को लेके कोई अच्छा फैसला करे, वो नहीं जो 5 अगस्त को किया, कोई वाजपेयी जी की तरह अच्छा फैसला करे, बातचीत का फैसला करे, रास्ते खोलने का फैसला करे, तो हम बिल्कुल मोदी जी की तारीफ करेंगे। मगर अगर वो 5 अगस्त जैसा फैसला करते हैं तो हम उनको क्रिटिसाइज भी करते हैं। आप क्या करेंगे? कश्मीरी पंडितों की अगर बात करें, कश्मीरी पंडितों के बारे में मेरा ये मानना है, सबसे बड़ा जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कश्मीरी पंडितों के लिए, वो नॉमिनेशन के बजाय आप 2 सीट रिजर्व कर लीजिए कश्मीर में, ताकि वो आके वहाँ लोगों से वोट मांगे, आपस में घुल मिल जाए, खाली असेंबली अटेंड करने के लिए नहीं आए, ताकि वो वहाँ के जैसे वो पहले रच बस गए थे वैसे रच बस जाए। और मेरे मुसलमान भाई को कश्मीरी पंडित के दरवाजे पे जाना पड़े कि मेरा ये कागज है, इसमें मेरी सिफारिश करो, मेरी मदद करो, वो दैट इज द बेस्ट वे टू इंटीग्रेट कश्मीरी पंडित्स बैक अगेन इनटू कश्मीर वैली। एक सवाल उम्मीद ये भी है कि आप इसकी सच्चाई और ईमानदारी से ही उसका जवाब भी देंगे। मैम, जिस तरह से आप आए दिन मतलब कहते हैं कि बीजेपी या एनसी ने जम्मू कश्मीर की तबाही की है, लेकिन क्या आपको
नहीं लगता कि सबसे ज्यादा जो जम्मू कश्मीर के जो हालात बने उसमें आप भी कसूरवार थे? और दूसरी बात, क्योंकि अगर गठबंधन, हम बता रहे हैं, अगर गठबंधन नहीं होता, अगर भाजपा के साथ क्या नहीं होता? अगर आप गठबंधन नहीं करते तो जिस तरह से 370 टूटा, तो गठबंधन और 370 का स्टेट ली गई, अगर भाजपा यहाँ पे नहीं आती तो स्टेट कभी नहीं जाती। और तीसरी बात, मैं एक सवाल पहले मुझे ये बताओ, जब तक हम गठबंधन में थे तब तक धारा 370 टूटी नहीं, तो पीडीपी ने धारा 370 की हिफाजत की। वो हमने बीजेपी के हाथ बांध दिए, उनके हाथ खुल गए, उनको मेजॉरिटी मिली और धारा 370 भी खत्म हो गई। बीजेपी का हमेशा से ये हमने तो रोक दिया ना। चिनाब नदी पे साबरमती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? बीजेपी के साथ मैंने सीज फायर करवाया, कोई करवा सकता है? मैंने 12,000 नौजवानों की FIR वापस लिए, कोई हो सकता है? अरुण जेटली जैसे शख्स डेलीगेशन में आए कश्मीर में बात करने के लिए, आप बात करती हो? आज मुझे बताओ, कोई बात कर सकता है ऐसी जो मैंने बात की उस वक्त? 370 के बाद बच्चे अंदर हैं जो जेल में सड़ रहे हैं, उसके बारे में कौन बात कर रहा है? बिल्कुल मैंने की, अभी भी मैंने कहा हमारे नौजवान हजारों की तादाद में जेलों में बंद है, उनकी कोई बात नहीं करता है, बीमार है, मरने के उसमें है, कोई बात नहीं करता है। हमने सोचा था ये सरकार बनी बात करेगी, मगर वो स्टेटहुड के बगैर कोई पटवारी की ट्रांसफर कौन करेगा? मैं करूंगा या LG करेगा? उसी पे झगड़ा चल रहा है। असली जो लोगों के मुद्दे हैं, सड़कों के, बिजली के, पानी के, बेरोजगारी, उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है।